हेलो स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 6, जो कि आपकी छठा चैप्टर है, धातुओं के बारे में, यानी तत्वों का और धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में इस लेसन में हम देखेंगे। तो देखिए, लेसन का नाम है तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत एवं प्रक्रम। जो धातुएं होती हैं वो खनिजों से किस प्रकार से प्राप्त की जाती हैं, या खनिजों से हम जो अयस्क प्राप्त करते हैं, उनसे जो धातु रिसीव करते हैं, उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भूपटल पर, यानी कि जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर O2 पाई जाती है। क्या पाई जाती है? O2, ऑक्सीजन, जो कि क्या है? अधातु। क्या है? अधातु। उसके बाद एल्यूमिनियम, और उसके बाद सिलिकॉन। एल्यूमिनियम क्या है? धातु, और सिलिकॉन क्या है? उपधातु। सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? O2, यानी ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन। उसके बाद एल्यूमिनियम, और उसके बाद सिलिकॉन। अगर हम बात करें अलग अलग चीज की कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी अधातु पाई जाती है, तो आप क्या करोगे? O2। सर्वाधिक मात्रा में कौन सी उपधातु पाई जाती है, तो आप क्या करोगे? सिलिकॉन। और सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तो कौन सी है? एल्यूमिनियम। ये तीन धातुएं हैं जो क्रमानुसार भूपटल पर पाई जाती हैं। पृथ्वी पर पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो तीन तत्वों से मिलकर बना होता है। कितने तत्वों से मिलकर बना होता है? तीन तत्वों से मिलकर बना होता है। जैसे एल्यूमिनियम है, फेरस है, कैल्शियम है। इनका प्रतिशत भार दिया हुआ है 8.3%, 5.1% और 3.6%। यानी एल्यूमिनियम, फेरस, कैल्शियम। एल्यूमिनियम, फेरस और कैल्शियम, ये तीन तत्व मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। प्रकृति के अंदर सर्वाधिक मात्रा में अधातु O2 है, धातु एल्यूमिनियम है और उपधातु सिलिकॉन है। उसके बाद में इसमें टॉपिक आता है धातु। यानी धातु किसे कहते हैं? तो वे तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। अब धातु भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो मुक्त अवस्था में धातु होती हैं, और एक होती है संयुक्त अवस्था में धातु। तो जो मुक्त अवस्था में धातु होती हैं वो कम क्रियाशील होती हैं, और जो संयुक्त अवस्था में धातु होती हैं वो अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, यानी ज्यादा क्रियाशील होती हैं। और मुक्त अवस्था में धातु कौन सी है? जैसे Au है, गोल्ड, उसके अलावा Ag है, सिल्वर, Zn, etc इत्यादि। ये सब क्या है? मुक्त अवस्था में धातु। और संयुक्त अवस्था में कौन सी धातु है? जैसे ZnS है, संयुक्त अवस्था में नहीं जुड़ी हुई है। ZnS, जिंक सल्फाइड, PbS, लेड सल्फाइड, ये आदि सब क्या है? संयुक्त अवस्था में धातुएं हैं। CuSO4 है, जैसे NaCl है, KCl है, ये सभी क्या है? संयुक्त अवस्था में धातुएं हैं। ये तो कौन सी अवस्था में है? मुक्त अवस्था में। और संयुक्त अवस्था में कौन सी होंगी? संयुक्त अवस्था में हम कर सकते हैं ZnS, PbS, NaCl, KCl, ये सब कौन सी अवस्था में है? संयुक्त अवस्था में, जो अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, और जो मुक्त अवस्था में होती हैं वो कम क्रियाशील होती हैं। उसके बाद आपके टॉपिक आता है इसी के अंदर खनिज। तो वे पदार्थ जिन्हें खानों से प्राप्त किया जाता है क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। वे पदार्थ जिन्हें खानों से प्राप्त किया जाता है खनिज कहलाते हैं। और खनिजों से हम क्या प्राप्त करते हैं? अयस्क। तो अयस्क की हम परिभाषा यहां पर क्या देंगे? अयस्क। तो अयस्क की परिभाषा देखिए, अयस्क की परिभाषा के अंतर्गत जो खनिज होते हैं उन खनिजों में रासायनिक विधियां लगाकर, जो खनिज है उनमें रासायनिक विधियां लगाकर अधिक से अधिक मात्रा में धातु प्राप्त की जाती है। रासायनिक विधियां लगाकर अधिक से अधिक मात्रा में धातु प्राप्त की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क।
उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर कि सभी अयस्क हैं जो खनिज होते हैं, सभी अयस्क हैं जो खनिज होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी खनिज हैं वो अयस्क हों। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर अयस्क है तो किससे प्राप्त हुआ है, खनिजों से। किससे प्राप्त हुआ है, खनिजों से। लेकिन जरूरी नहीं कि सभी खनिजों में अयस्क उपस्थित हो, सभी खनिजों में अयस्क उपस्थित हो। इसलिए हम ये कह सकते हैं यहां पर कि सभी जो अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं, क्योंकि प्राप्ति किससे होते हैं, वो खनिजों से। लेकिन सभी खनिज जो है वो अयस्क हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि सभी खनिजों में अयस्क उपस्थित नहीं होता। 95% जो खनिज होते हैं उनके अंदर अयस्क होते हैं, 5% जो खनिज हैं उनमें अयस्क नहीं पाए जाते। इसलिए हम यहां पर ये कह सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज है इसके अंदर, एल्यूमिना, जिसके बारे में आपने पढ़ा है। एल्यूमिना का सूत्र है Al2O3। Al2O3 इसे हम क्या कहते हैं, एल्यूमिना। तो एल्यूमिना के बारे में देखिए, अगर एल्यूमिना में Cr की अशुद्धि पाई जाती है, यानी क्रोमियम की अशुद्धि पाई जाती है एल्यूमिना के अंतर्गत, तो हम उस अशुद्धि को रूबी या माणिक्य कहते हैं। ये क्वेश्चन आया होगा अभी है बोर्ड एग्जाम में आपके, रूबी या माणिक्य, क्या कहेंगे उसे, रूबी या माणिक्य। रूबी भी कह सकते हो आप उसे, या माणिक्य भी कह सकते हो। यदि एल्यूमिना में Al2O3, एल्यूमिना में कोबाल्ट CO की अशुद्धि उपस्थित हो तो उसे हम कहते हैं ब्लू सफायर। क्या कहते हैं उसे, ब्लू सफायर। क्या नाम दिया उसे, ब्लू सफायर। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट हैं, आप याद रखना इनको। एल्यूमिना के अंदर यानी Al2O3 के अंदर अगर क्रोमियम की अशुद्धि पाई जाती है तो उसे रूबी या माणिक्य कहते हैं, और Al2O3 यानी एल्यूमिना के अंदर CO की अशुद्धि पाई जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्लू सफायर। क्या नाम देंगे, ब्लू सफायर। उसके बाद में आपके देखिए इसमें टॉपिक है जो धातुएं हैं उनके अयस्कों के नाम और उनके सूत्र। जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, जिसका सूत्र होता है Al2O3.2H2O। उसके अलावा फेरस है जिसका होता है हेमेटाइट, कॉपर है उसका क्यूप्राइट या कॉपर पायराइट होता है, जिंक है तो जिंक का है जो जिंकेट या जिंक ब्लेड होता है, और सिल्वर है तो सिल्वर का अर्जेंटाइना होता है जिसका सूत्र होता है Ag2S, और जिंकेट का ZnO, जिंक ब्लेड का ZnS होगा, क्यूप्राइट का Cu2 होगा, और कॉपर पायराइट का CuFeSe2 होगा। तो ये सभी इनके अयस्कों के नाम है। उसके बाद आता है टॉपिक धातु क्रम। तो धातु क्रम हम किसे कहेंगे वो देखते हैं। जो अयस्क होते हैं, अयस्क को विभिन्न विधियों द्वारा निछाल कर या किसी भी तरीके से उन्हें लेकर हम क्या प्राप्त करते हैं, धातु प्राप्त करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, धातु क्रम। उसे हम क्या कहते हैं, धातु क्रम। और धातु क्रम के अंतर्गत, जो धातु क्रम है उसके अंतर्गत बहुत सी विधियां आती हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे पहली विधि है इसके अंदर अयस्क का सांद्रण। फर्स्ट विधि कौन सी है, अयस्क का सांद्रण। या हम ये कह सकते हैं अयस्क का चूर्णीकरण। अयस्क का सबसे पहले करेंगे अयस्क का चूर्णीकरण। ये कैसे किया जाता है, अयस्क किससे प्राप्त हुआ, खनिजों से प्राप्त हुआ। खनिजों से हमने अयस्क को प्राप्त किया और खनिजों से रिसीव करने के बाद हम क्या करते हैं, इसे क्रैशर मिल में डाला जाता है अयस्क के छोटे छोटे टुकड़ों को, और उन्हें बारीक पीसकर चूर्ण बनाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, अयस्क का चूर्णीकरण। तो ये तो हो गई पहली विधि। दूसरी विधि है अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण। अब अयस्क का सांद्रण है जो अलग अलग विधियों से किया जाता है। तो इसके अंतर्गत 4 विधियां आती हैं। तो पहली विधि है जो है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण
चुंबकीय पृथक्करण विधि। नेक्स्ट दूसरी है गुरुत्वीय, इसे चुंबकीय पृथक्करण विधि को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इसके अलावा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि या धावन विधि। दूसरी है धावन विधि, धावन विधि ऑप्शन सी। और तीसरी विधि है इसके अंतर्गत झाग पलवन विधि या जिसे फेन विधि के नाम से भी जानते हैं, झाग पलवन विधि या इसका दूसरा नाम है फेन विधि। फेन इस विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें झाग बनते हैं, तो झाग को हम फेन भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट विधि है इसकी निछालन विधि, ऑप्शन डी निछालन विधि, जिसके अंतर्गत फिल्टर पत्थर से छान कर अलग किया जाता है, निछालन मेथड, निछालन विधि। तो ये दूसरी विधि के पार्ट हैं चार, अयस्क सांद्रण के पार्ट हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि, धावन विधि, झाग पलवन विधि और निछालन विधि। तीसरी विधि आती है इसके अंतर्गत धातु का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, धातु का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। धातु का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। अब जिसपे ये भी दो पदों में संपन्न हो रही है, ए और बी, भर्जन और निस्तापन, भर्जन और निस्तापन, जिनमें से एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है और एक बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, भर्जन और निस्तापन। चौथी विधि है लास्ट इसकी विधि, धातु ऑक्साइडों का धातु में अपचयन, धातु ऑक्साइडों का धातु में अपचयन, धातु ऑक्साइडों का धातु में अपचयन, धातु ऑक्साइडों का धातु में अपचयन। ये सभी विधियां हम लगाकर एक शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अयस्क का चूर्णीकरण, उसके बाद है अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क के सांद्रण में चार विधियां आती हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि, धावन विधि जिसे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि भी कहते हैं, उसके बाद है झाग पलवन विधि या जिसे फेन विधि भी कहते हैं, उसके बाद है निछालन विधि, तीसरी विधि है धातु का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, जो दो पदों में संपन्न होती है, भर्जन और निस्तापन। चौथी विधि है धातु ऑक्साइडों का धातु में अपचयन, धातु ऑक्साइडों का धातु में अपचयन। अब सबसे पहले करते हैं अयस्क का चूर्णीकरण। तो अयस्क का चूर्णीकरण जो करते हैं वो हम किस प्रकार से करते हैं कि अयस्क के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं या थोड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको क्रेशर मिल में डाला जाता है और उनका चूर्ण किया जाता है, ये हो गया अयस्क का चूर्णीकरण। फिर करते हैं अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क के सांद्रण की जो विधियां हैं, चार विधियां, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में तो हम क्या करते हैं कि एक ढलुआ तल लेते हैं, एक ढला हुआ तल लेते हैं, इस प्रकार से एक ढलुआ हुआ तल लेते हैं और उसके ऊपर अयस्क को रख दिया जाता है, उसके ऊपर अयस्क को रख दिया जाता है। फिर तेज जल की बौछार कराई जाती है इसके ऊपर, तो इसके घनत्व में अंतर होता है, तो जो अशुद्धियां होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, बह जाती हैं जल के साथ, और जो अयस्क होता है वो पेंदे में जमा हो जाता है, अयस्क होता है जो पेंदे में जमा हो जाता है। ये तो हो गई कौन सी विधि आपकी, धावन विधि या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। उसके बाद आती है चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि के अंतर्गत क्या होता है, एक चुंबकीय रोलर लगाया जाता है और उसके ऊपर एक पट्टा बांधा जाता है। इस पट्टे के ऊपर चूर्णित अयस्क को डाला जाता है, इस पट्टे के ऊपर क्या डालते हैं, चूर्णित अयस्क को डालते हैं। इस पट्टे से डालते हुए इस प्रकार से चलता है। इसमें चुंबकीय रोलर लगा होता है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है और अनुचुंबकीय यानी कि प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनको प्रतिकर्षित करता है। अब इस पट्टे पर जैसे हम डालते हैं तो जो चुंबकीय पदार्थ होंगे वो इसके साथ चिपक कर यहाँ नीचे तक आएंगे। तो यहाँ पर एक पदार्थ पात्र रख देते हैं हम और एक पात्र यहाँ पर रख देते हैं, तो जो प्रतिचुंबकीय होंगे वो इसके अंदर आकर गिर जाएंगे और जो अनुचुंबकीय होंगे यानी चुंबक के प्रति गुण दर्शाएंगे
वो इस पात्र में आकर गिर जाएंगे, इस पात्र में आकर गिर जाएंगे। इस प्रकार से होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। उसके बाद आती है झाग पलवन विधि। अब झाग पलवन विधि में एक पात्र लेते हैं, उसमें CuSO4 का विलयन लेते हैं, जिसके अंदर चीड़ का तेल मिलाया जाता है। उसके अलावा चीड़ के तेल के अलावा उसके अंतर्गत सोडियम एथिल जेंथेट मिलाते हैं, जो झाग बनाने का कार्य करता है। उसके अलावा क्रिसोल उसके अंदर मिलाया जाता है और एक तीव्र विरोधक उसके अंदर डाला जाता है और उसको तेजी से घुमाया जाता है और घुमाने के बाद झाग बनते हैं। और झाग के अंदर ही क्या होते हैं, उनके अंदर अयस्क होते हैं। ये इसकी झाग पलवन विधि थी। आगे के जो टॉपिक्स है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।